हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस की, मतलब न्याय सिद्धांत की। जो रॉल्स अपने किताब में थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब का नाम है, उसमें पूरा का पूरा अपना न्याय का सिद्धांत वो रखते हैं, तो उसी के ऊपर हमारा ये लेक्चर होगा। देखिए, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ये जो कुछ भी हेडिंग्स आप देख रहे हैं उसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उस पर्टिकुलर किताब में जॉन रॉल्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये तर्क उन्होंने दिया है कि गुड सोसाइटी मतलब एक उत्तम समाज है ना, उस उत्तम समाज में अनेक तरीके के वर्च्यूज़ होते हैं, गुण होते हैं कुछ उत्तम समाज में, और उनमें न्याय का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉन रॉल्स जो है अपनी इस किताब में जो कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, उसको सबसे ऊंचा मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि उत्तम समाज के लिए, किसी भी समाज को अगर उत्तम बनना है ना, तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था होना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था होना एक आवश्यक शर्त है। लेकिन उसके लिए ये एक शायद पर्याप्त सिचुएशन ना हो। ठीक है, कह रहे हैं वो इस बात को कि उत्तम समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन हो सकता है कि उत्तम समाज में ये पर्याप्त ना हो। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोशल जस्टिस मे बी नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो इसके कारण क्या बताते हैं वो कि किसी भी समाज में, कोई सा भी समाज हो सकता है कि वहाँ न्याय के अलावा किसी दूसरे अन्य प्रकार के सिद्धांतों की या अवधारणाओं की प्रधानता हो। ठीक है, लेकिन अन्यायपूर्ण समाज कोई भी हो, उसकी निंदा करी जानी चाहिए, उसकी आलोचना करी जानी चाहिए। तो ये उनका पूरा का पूरा एक तरीके से डिस्कोर्स रहा है, वो न्याय के सिद्धांत में न्याय को किसी भी समाज के लिए सबसे पहले रखते हैं और सबसे उच्च श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, जॉन रॉल्स की न्याय की समस्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। देखिए, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि न्याय की जो समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। प्राथमिक वस्तुएं मतलब प्राइमरी गुड्स। अब ये प्राइमरी गुड्स क्या हैं? अधिकार और स्वतंत्रताएं, राइट्स एंड लिबर्टीज़, शक्तियाँ और अवसर, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, है ना, आय और संपत्ति, इनकम एंड वेल्थ, और आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्राथमिक वस्तुएं हैं, और प्राथमिक वस्तुओं का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये न्याय की प्रमुख समस्या है। जॉन रॉल्स ये बात करते हैं, और रॉल्स ने अपने इस सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस कहा है। ठीक है, हालांकि जॉन रॉल्स ने इस पूरे के पूरे प्रक्रियात्मक न्याय की स्थापना करते समय, ठीक है, तात्विक न्याय किस तरीके से स्थापित किया जाए, इस बात पर भी इन्होंने इस किताब में जोर दिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है कि प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय क्या होता है। तो कुल मिलाकर भले ही ये अपने विचारों को या अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोल रहे हो, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस कह रहे हो, लेकिन ये प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस के साथ साथ एक तात्विक न्याय मतलब सब्सटेंटिव जस्टिस, इसकी स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? जॉन रॉल्स से कहते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय या प्रोसीड्यूरल जस्टिस, है ना, ये इससे ये पता चलता है कि न्याय के जो भी सिद्धांत आपसी सहमति से स्वीकार कर लिए जाएंगे, ठीक है, उनके प्रयोग के फलस्वरूप जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वो न्यायपूर्ण होगी। मतलब जो भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से भी किया जाएगा, ठीक है, वो व्यवस्था न्यायपूर्ण कही जाएगी, बशर्ते कि वो जो लागू हो वो सर्वसम्मति से लागू हो। मतलब सभी व्यक्ति उसमें अपनी सहमति, अपने कंसाइंस दें कि हाँ हमें ये चीज़ मंजूर है। जब वो ऐसा कर देंगे तो जो भी न्याय की व्यवस्था स्थापित होगी वो
न्याय संगत उसको माना जाएगा। ठीक है, रॉल्स जनरली ऐसे सिद्धांतों की आलोचना करते हैं जो व्यक्ति की नैतिक मूल्य जो उसके होते हैं उसकी उपेक्षा करते हुए किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ नैतिक मूल्य का हो जाएगा मॉरल वर्थ या मॉरल वैल्यू। ठीक है, और पूर्व निर्धारित लक्ष्य मतलब प्री डिसाइडेड गोल्स। तो हम सभी लोग प्री डिसाइडेड गोल्स लेकर चलते हैं, और अगर हमारे अंदर से हमारी मॉरल वर्थ को माइनस कर दिया जाएगा तो हम लोग कितना भी अपना प्री डिसाइडेड गोल लेकर चलें उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जॉन रॉल्स ये कह रहे हैं। अब व्यक्ति की गरिमा की जब बात आती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो रॉल्स की न्याय प्रणाली है ना, उसमें व्यक्ति की गरिमा ही उसका केंद्र है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को ही वो ध्यान में रखकर पूरी की पूरी अपनी थियोरी दे रहे हैं। अब क्योंकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की ये बात कर रहे हैं तो इनका अगला जो निशाना होता है उसमें ये उपयोगितावादी सिद्धांत, जो हम लोगों ने अधिकार वगैरह में ये पढ़ा है, उसकी आलोचना करते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत क्या बात करता है? उपयोगितावादी सिद्धांत बेंथम, मिल, ये सब लोग ये कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसकी आलोचना करते हुए जॉन रॉल्स ये बात कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का अगर पता लगाने में सब लोग लग जाएंगे, है ना, और इसी प्रक्रिया में सभी रहेंगे कि न्याय का जो मुख्य आधार है वो अधिकतम व्यक्तियों तक अधिकतम सुख पहुंचाना है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में सुखी लोगों के सुख का कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लेकिन उससे दुखी व्यक्तियों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। ये इसकी आलोचना में एक तर्क दे रहे हैं जॉन रॉल्स। ठीक है, तो इसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता कि दुखी व्यक्ति का दुख कितना है। तो इस आधार पर ये उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ जॉन रॉल्स ये भी कहते हैं कि जब भी हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते हैं तब ये नहीं देख सकते कि इससे किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की कितनी क्षति हो रही है, उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ये हम कभी भी पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को दास बनाकर उसका जीवन एक तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और वो एक तरीके से दास बनकर अगर उसको बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो व्यक्ति विशेष की अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो दास बन रहा है हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से बन रहा हो या ना बन रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति दास बनाना चाह रहा है वो अधिकतम सुख की कामना कर रहा है। तो दोनों ही अधिकतम सुख की यहाँ कामना कर रहे हैं, जिसमें जो दास व्यक्ति बन रहा है उसका ऑटोमेटिकली राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इनको नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर वो इन दो आधारों पर मुख्यतः मेनली जॉन रॉल्स आलोचना करते हैं उपयोगितावाद की। देखिए, जॉन रॉल्स की किताब, जैसे मैंने पहले बताया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो ऐसे समय में आई थी जब यूएसए में जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जो अश्वेत लोग हैं, है ना, उनके लिए इक्वल राइट्स मतलब समान अधिकारों की मांग जोर पकड़ रही थी और उसके लिए आंदोलन चल रहा था और बहुत गहरा आंदोलन था वो। इट वॉज अ वेरी डीप मूवमेंट। और इस दौर में ही तरह तरीके की राजनीतिक सहमति और असहमति एक साथ चल रही थी। सहमति मतलब पॉलिटिकल डाइसेंट, सहमति मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट, और पॉलिटिकल डाइसेंट मतलब राजनीतिक असहमति। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि ब्लैक पॉपुलेशन को भी इक्वल राइट्स मिले, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे। रेसिज्म था एक तरीके से, बहुत हावी था अमेरिकन सोसाइटी में। तो उस समय पर ये किताब पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ ये भी उस दौर में अनुभव किया गया था कि जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, है ना, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं,
वहाँ पर ऐसे किसी भी राज्य में वस्तु और सेवा मतलब सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वस्तु और सेवा को जुटाने में चाहे कितनी ही कार्यकुशलता क्यों ना लगी हो, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की वजह से आय मतलब इनकम, संपदा मतलब प्रॉपर्टी है ना, और शक्ति मतलब पावर, इन सब के बीच में एक ऐसी विषमताएं डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं जिसे उचित नहीं माना जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे समय में इनकी किताब पब्लिश हुई थी। अब किस चीज़ की मांग उठेगी यहाँ पर, ये जितनी भी तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं, ये इनइक्वालिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो न्याय है उस न्याय का पुनर्विवेचन या रीवैल्यूएशन करते हुए न्याय को दोबारा से स्थापित किया जाए, ऐसी मांग अमेरिका में उस समय उठ रही थी, और उठना लाजमी भी था, क्योंकि बहुत मिश्रित अर्थव्यवस्था हो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, वो सामाजिक न्याय के मार्ग में या उसके रास्ते में बाधा बन रही थी, एक हर्डल की तरह से आ रही थी, या फिर जो अश्वेत मूवमेंट चल रहा था, ब्लैक मूवमेंट जो चल रहा था, उस ब्लैक मूवमेंट में भी लोग डाइवर्टेड थे, बटे हुए थे कि इक्वल राइट्स कुछ लोग कह रहे थे मिलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे समय में इनकी किताब आई थी, और ये न्याय की स्थापना कैसे हो, पूरी किताब में इस बात पर फोकस दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला आता है जॉन रॉल्स की तर्क प्रणाली या मेथोडोलॉजी ऑफ जॉन रॉल्स, इसे कह सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ जॉन रॉल्स, या शोध की जो तर्क प्रणाली है, ये भी कह सकते हैं। देखिए जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है ना, उसको निर्धारित करने के लिए एक विशेष तर्क प्रणाली की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसे उन्होंने सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहा है। मतलब कि ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो तर्क है ना, उसका ये अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। रॉल्स जो हैं, इन्होंने एक प्रयोग करने की कोशिश करी है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी उन्होंने कल्पना की है कि अगर कई व्यक्तियों को है ना, या कुछ व्यक्तियों को जो भी उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, अगर उनसे अलग कर दिया जाए, ठीक है, और समाज में प्रचलित भेदभाव का ज्ञान ये भी उन्हें ना हो या उन्हें उससे अनजान कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, व्यक्ति किसी भी समाज का सामाजिक नियम हो है ना, सामाजिक सिद्धांत हो या समाज में संस्थाएं हो, वो ऐसे किसी भी समाज का निर्माण या पुनर्निर्माण किस तरीके से करेंगे। और ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें जॉन रॉल्स व्यक्तियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग करने की कल्पना करते हैं, और ये कल्पना करते हैं कि जो जितने भी तरीके के समाज में भेदभाव पाए जाते हैं, अमीरी और गरीबी को लेकर, या महिला और पुरुष को लेकर, या ब्लैक और वाइट को लेकर है ना, या अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर इंडिया में, या किसी भी तरीके का जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव से भी इन व्यक्तियों को अगर अलग कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप समाज का निर्माण करिए, तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार का समाज का निर्माण या पुनर्निर्माण करेंगे, और उनके जो पुनर्निर्माण का ये तरीका होगा, उसमें वो कौन से नियम, कौन से सिद्धांत और कौन से संस्थाओं का पुनर्निर्माण करेंगे, ये सवाल वो खड़ा करते हैं। और इस सवाल को खड़ा करने के दौरान इस पर्टिकुलर स्थिति को वो, जो कि काल्पनिक स्थिति है, रॉल्स मूल स्थिति मतलब ओरिजिनल पोजीशन, ये संज्ञा देते हैं पूरी के पूरे डिस्कोर्स को ना। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं, समाज में भेदभाव किस आधार पर होता है उन्हें नहीं पता, उन्हें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो हैं वो किस तरीके से जो समाज है आपस में सहमति से कैसे बनाएंगे, या समाज के जो नियम हैं उनको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
तो न्याय का नियम जो होगा, है ना, वो किस आधार पर उसको लागू करवाएंगे, ये मुख्य सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं जॉन रॉल्स। और इस काल्पनिक स्थिति को रॉल्स मूल स्थिति मतलब ओरिजिनल पोजीशन ये संज्ञा देते हैं, उसको ये नाम देते हैं। देखिए मूल स्थिति क्या है, इसको फर्दर डिफाइन करते हुए, आगे डिफाइन करते हुए जॉन रॉल्स एक तरीके की कल्पना करते हैं, है ना। कल्पना में क्या है कि व्यक्तियों को अगर अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा दिया जाए, ओके, अज्ञानता का पर्दा मतलब व्हील ऑफ इग्नोरेंस, तो ये एक काल्पनिक स्थिति है। अब ये अज्ञानता का पर्दा क्या है? अज्ञानता का पर्दा का मतलब हुआ कि इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं मतलब वांट्स, हित मतलब इंटरेस्ट, निपुणताओं मतलब स्किल्स, योग्यताओं मतलब कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे बिल्कुल बेखबर है। ये काल्पनिक स्थिति है, ध्यान रखिएगा, वो एक कल्पना कर रहे हैं। तो इस कल्पना में अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है ताकि वो आदर्श समाज का निर्माण कर सकें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और काल्पनिक स्थिति है क्योंकि ये, और इस काल्पनिक स्थिति में मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता, अपने हितों के बारे में नहीं पता, अपनी स्किल्स यानी निपुणताओं के बारे में नहीं पता, और उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं क्या हैं उनकी, उन्हें ये भी नहीं पता है, बिल्कुल बेखबर है वो। एक कल्पना स्थिति है ये। और साथ ही साथ वो व्यक्ति ये भी नहीं जानते कि जो वास्तविक समाज है, पर्दे के बाहर का जो समाज है ना, उसमें किन किन आधारों पर या किन किन बातों पर या किन किन मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि उन्हें ये मालूम हो कि वो ब्लैक हैं या वाइट हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं या कैथोलिक हो सकते हैं, तो इससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि समाज में जो पर्दे के बाहर का समाज है ना, उस समाज में भेदभाव का आधार क्या है, किन किन आधारों पर भेदभाव किया जाता है, और कौन किसके खिलाफ भेदभाव करता है। ब्लैक वाइट के खिलाफ करता है कि वाइट ब्लैक का खिलाफ करता है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के खिलाफ करता है या कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के खिलाफ करता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जॉन रॉल्स कहते हैं कि भले ही वो इन सब बातों से अनजान है, लेकिन उन्हें थोड़ा इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञान है, और उन्हें साइकोलॉजी का ज्ञान है मतलब मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान है, और साथ ही साथ उन्हें सेंस ऑफ जस्टिस भी उनके अंदर है, मतलब न्याय का बोध ये भी उन व्यक्तियों के अंदर है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति भले ही अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा है, अज्ञान है वो किसी भी समाज में घटने वाली भेदभाव की स्थिति से, लेकिन वो इकोनॉमिक्स को जानता है, थोड़ा वो मनोविज्ञान को जानता है, और साथ ही साथ उसको न्यायबोध भी है, सेंस ऑफ जस्टिस भी हैं, जो पर्दे के पीछे व्यक्ति बैठे हुए हैं, अज्ञानता के पर्दे के पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए जॉन रॉल्स के जो ये अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये एक रैशनल एजेंट्स हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं ये, जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति पर पहुंचने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, कि भाई समाज में न्याय किस तरीके से स्थापित हो, उसके नियम क्या हो, ये तय करने के लिए वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और वो विवेकशील करता है मतलब रैशनल एजेंट हैं। अब वो स्वार्थपरायण तो हो सकता है कि हैं, लेकिन अहमवादी नहीं है। स्वार्थपरायण मतलब सेल्फ इंटरेस्टेड या सेल्फ सेंटर्ड, और अहमवादी मतलब इगोइस्ट। तो स्वार्थपरायण तो हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा बहुत लालच हो कि अपने बारे में वो सोचें, लेकिन वो उनके अंदर ईगो नहीं है, ठीक है। तो नैतिक नियमों से बंधे हुए हैं वो लोग, और नैतिक नियमों से बंधे होने की वजह से ही वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए वो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वार्थ की जो भावना है उनके अंदर, है ना, जो भी उनके अंदर एक लालच है या इस तरीके की जो चीज़ है, उस पर नैतिक भावना कंट्रोल करके रखती है। जो भी मॉरल फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल करके रखती है उन व्यक्तियों के ऊपर।
और ये व्यक्ति जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं ये एनवियस नहीं है, मतलब ईर्ष्यालु नहीं है, और उनका सरोकार जो है अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं मतलब प्राइमरी गुड्स की अधिकतम वृद्धि करना है। वो सभी व्यक्ति वहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ईर्ष्यालु नहीं है, एक दूसरे से उनके मन में कोई जलन नहीं है, तो वो अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं का अधिकतम वृद्धि किस तरीके से करें उनका फोकस यहाँ पर रहता है, और दूसरों को ये वस्तुएं जो हैं कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, इससे इस सवाल से उनके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। प्राथमिक वस्तुओं में अधिकार और स्वतंत्रताएं आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, राइट्स एंड लिबर्टीज़, शक्तियां और अवसर आते हैं, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, आय और संपत्ति आती है, इनकम एंड वेल्थ, और आत्मसम्मान आता है, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ऐसी हालत में जब व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, मैंने अभी बताया, उसे समाज में घटने वाली किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं पता कि भेदभाव वगैरह किस आधार पर किया जाता है ना। उसे ये भी नहीं पता कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट किन आधारों पर होते हैं, और उसे ये भी नहीं पता कि समाज में अमीर गरीब के बीच में कोई खाई खुदी हुई है, या जेंडर गैप है, हाँ, या कोई अपर है कोई लोअर है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। तो ऐसी हालत में रॉल्स के अनुसार ये जो मनुष्य होंगे ये कोई भी जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अज्ञानता के पर्दे के पीछे है ना, वो ये बिल्कुल नहीं जानते कि अपने ऊपर वो कितना दाव लगा सकते हैं। ठीक है, और एक अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी की स्थिति उनके सामने पैदा हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में सभी व्यक्ति एक साथ सबसे कम खतरनाक रास्ते को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद के अनुरूप नहीं है, बल्कि वो नैतिक व्यक्तिवाद की श्रेणी में आता है। जो उसकी कैटेगरी है वो मॉरल इंडिविजुअलिज्म है, ना कि प्योर इंडिविजुअलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म, जिसको स्वेच्छातंत्रवाद कहते हैं। तो जब व्यक्तिवाद के अनुरूप नहीं है और मॉरल इंडिविजुअल की श्रेणी में आता है, नैतिक व्यक्तिवाद की श्रेणी में आता है, तो जॉन रॉल्स के जो एक कल्पना में जो वो व्यक्तियों को पर्दे के पीछे रख रहे हैं, है ना, वो जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किस तरीके से हो, इस सॉल्यूशन को निकालना, इस समस्या का समाधान निकालना, है ना, ये प्राइमरी हो जाएगा, मतलब उनके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण होना है, प्राइमरी गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके लिए वो एकत्रित होते हैं। साथ ही साथ जो स्वेच्छातंत्र से जुड़ी हुई, मतलब जो लिबर्टेरियनिज्म से जुड़ी हुई स्वतंत्रता है, उससे वो सीमित नहीं है। आर्थिक लाभ, है ना, वो लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो नैतिक उत्कर्ष के जो साधन हैं, जो मॉरल एक्सकलेशन के जो साधन हैं, उनको वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो जोखिम लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि पर्दा हटने के बाद कौन किस स्थिति में होगा इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। तो ये इस जो रॉल्स की जो तर्क प्रणाली है, जिसको मेथोडोलॉजी कहा जाता है, वो एक कल्पना के ऊपर आधारित है, जिसमें व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का पर्दा का वो सहारा ले रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे जब व्यक्ति को किसी भी सामाजिक बातों का ज्ञान नहीं होता, जहाँ उसे ये पता हो कि किन आधारों पर भेदभाव किया जाता है, ये किन बातों पर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो न्याय की स्थापना किस प्रकार करेगा। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वभावतः लालची तो होता ही है, थोड़ा सा स्वार्थी होता ही है, सेल्फ सेंटर्ड होता ही है, लेकिन उसके अंदर, क्योंकि अज्ञानी है वो, उसके अंदर एक मॉरलिटी वाली भी फीलिंग होगी, कुछ नैतिक गुण उसके अंदर होंगे। तो वो वहाँ ये डिमांड करेगा कि जो सबसे हीनतम स्थिति में व्यक्ति है उसको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर होगा, ये सामाजिक समझौता वहाँ पर होगा, जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए, अज्ञानता का पर्दा और सामाजिक अनुबंध के द्वारा कौन से सिद्धांत उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे
जॉन रॉल्स के मूल सिद्धांत, न्याय के मूल सिद्धांत जॉन रॉल्स के। देखिए, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि मूल स्थिति मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो है, उस मूल स्थिति की उपयुक्त जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाने के बाद जो भी मनुष्य हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं वो कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अगर जब वो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को, पर्दे के पीछे जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उस हर एक व्यक्ति को इस बात का डर रहेगा कि जब पर्दा ये हटेगा और वास्तविकता उसके सामने आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद सबसे ज़्यादा हीनतम स्थिति में हो। द लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन इसको कहा है जॉन रॉल्स ने। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद इस कंडीशन में हो। तो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि जब अज्ञानता का पर्दा ये हटे और वो व्यक्ति खुद सबसे हीनतम स्थिति में हो, तो वहाँ बैठा हुआ अज्ञानता के पीछे के पर्दे के पीछे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये मांग करेगा कि जो सबसे ज़्यादा हीनतम स्थिति में है उसके लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। ऐसी डिमांड वो क्यों करेगा? क्योंकि वो खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, और साथ ही साथ उसके ऊपर ये भी दबाव है कि अज्ञानता का पर्दा हटने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा हीनतम स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में वो मांग यही करेगा कि जो भी व्यक्ति हीनतम स्थिति में है, जो भी व्यक्ति द लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में है, उसके लिए अधिकतम लाभ मतलब ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इसकी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, जिससे वो व्यक्ति सुरक्षित समाज में फील कर पाएगा। ठीक है, और इसीलिए वहाँ बैठे हुए सभी लोग आपस में समझौता जो करेंगे वो इसी सिद्धांत के ऊपर करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप को हीनतम मानेंगे और सभी व्यक्ति इस समझौते के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो हीनतम स्थिति में व्यक्ति है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो ये अज्ञानता का पर्दा और सामाजिक अनुबंध के द्वारा जो सिद्धांत उत्पन्न होता है, इस पर वो चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी अगली स्लाइड में है। अब देखिए, सामाजिक अनुबंध होने के बाद और ये निष्कर्ष निकलने के बाद कि जो हीनतम व्यक्ति है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, इस अज्ञानता का पर्दा जब हटेगा, है ना, तो ये कुछ सिद्धांत निकल कर आएंगे। वो सिद्धांत क्या होंगे? जिनमें सबसे पहला सिद्धांत होगा कि हर एक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सकता हो, जिसको जॉन रॉल्स समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। दूसरे में आता है, जॉन रॉल्स कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, है ना, जो डिफरेंसेस हैं, वो इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं कि पॉइंट नंबर 1, इससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को मतलब लीस्ट एडवांटेज लोगों को अधिकतम लाभ, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ये मिले। तो इस सिद्धांत को भेद मूलक सिद्धांत जॉन रॉल्स कहते हैं। दूसरे में आता है बी, मान लीजिए इसका बी में आता है कि ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता मतलब फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो शर्त है इनकी, उन सभी शर्तों पर खरा उतर रही हो। इसको जॉन रॉल्स कहते हैं अवसर की उचित समानता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जस्टिस एज फेयरनेस मतलब न्याय जो है वो फेयर हो, इसका सिद्धांत यहीं से जॉन रॉल्स देते हैं, और इनके सिद्धांत को इसी वजह से जस्टिस एज फेयरनेस की संज्ञा दी जाती है। देखिए, ये पूरा का पूरा आप लोग समझ गए होंगे। सामाजिक अनुबंध हुआ, सामाजिक अनुबंध में व्यक्ति पर्दे के पीछे जो बैठे हुए हैं अज्ञानता के, उन्होंने ये मांग रखी कि जो हीनतम स्थिति में व्यक्ति है उसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। तो इस आधार पर कुछ सिद्धांत बने, जिसमें पहला आता है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो मैंने डिफाइन किया। दूसरा आता है
कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाए कि जो पहला सिद्धांत इसमें क आता है या ए आता है वो भेदमूलक सिद्धांत है, जो बी आता है उसको अवसर की उचित समानता का सिद्धांत जॉन रॉल्स कहते हैं। डिटेल में मैंने पहले बता दिया है, उसे एक बार और सुन लीजिएगा ना। अगले में वो आते हैं लेक्सिकल प्रियोरिटी के ऊपर। लेक्सिकल प्रियोरिटी क्या है? जो भी ये सिद्धांत ऊपर जॉन रॉल्स ने दिए हैं, पहला और दूसरा, है ना, पहला समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का व्यवस्थीकरण, है ना। ये जो दो सिद्धांत ऊपर दे रहे हैं जिसका पार्ट ए और पार्ट बी भी है, आप लोग भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के आधार पर जॉन रॉल्स कुछ तर्क यहाँ पर दे रहे हैं। वो तर्क क्या है कि, और इसको वो एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं जैसे लेक्सिकल प्रियोरिटी कहा जाता है। इसको हिंदी में भी लेक्सिकल प्रियोरिटी ही आप लोग लिखिएगा। देखिए, प्रियोरिटी को हिंदी में पूर्ववर्ती क्रम ये कहते हैं। जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं इनको एक विशेष प्रियोरिटी में रखना बहुत ज़रूरी है। वो प्रियोरिटी क्या है कि सिद्धांत एक को सिद्धांत दो से प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सिद्धांत एक को दोबारा सुनिए, सिद्धांत नंबर 1 को सिद्धांत नंबर 2 से प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, उसको दूसरा सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का व्यवस्थीकरण, इसके ऊपर वरीयता दी जाएगी या प्राथमिकता दी जाएगी। जो दूसरा सिद्धांत है सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का व्यवस्थीकरण, उसमें जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि इस पॉइंट नंबर 2 में जो बी पार्ट है ना, अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, जो बी है उसको ए के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अवसर की उचित समानता का सिद्धांत को भेदमूलक सिद्धांत के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि इस स्थिति में इन सिद्धांतों का प्रयोग करने पर किसी भी तरीके का कोई भी विरोधी विकल्प सामने आ जाए तो उनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन, है ना, किया जाएगा लेक्सिकल प्रियोरिटी का सहारा लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक विकास किस स्तर पर किया जाए, है ना, इसके लिए क्या चीज़ तर्क संगत रहेगी। अगर ये देखा जाए तो इसको ऐसा समझिए कि पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में 1 को वरीयता दी जाएगी, मतलब समान स्वतंत्रता के सिद्धांत को वरीयता दी जाएगी। और अगर पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कहीं डिबेट चल रहा है, ठीक है, कि हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति, भेदमूलक सिद्धांत यही कह रहा है ना कि हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले, और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता, मतलब फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की शर्तों पर सबके लिए बराबर मौजूद हों। सभी के लिए बराबर मौजूद हों, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, विमेन हो, है ना, या लोअर ग्रुप से हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ये पूरा का पूरा बात यहाँ वो कह रहे हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई आर्थिक मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, अगर 1 और 2 के बीच में मुद्दा आता है, पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में, तो पॉइंट नंबर 1 को वरीयता दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 2 में अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉइंट नंबर 2 का जो बी है उसको पॉइंट नंबर ए के ऊपर वरीयता दी जाएगी। तभी जो है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, ये जस्टिस और फेयरनेस, इसकी स्थापना हो पाएगी। वरना न्याय का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत बनकर रह जाएगा। प्राथमिक वस्तुओं का जो समान वितरण होना है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे एक समाज में होना चाहिए, और सभी व्यक्तियों का एक सम विकास या सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। जॉन रॉल्स ये तर्क यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो है ये जॉन रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस कहलाता है, जिसमें वो ये सारे के सारे सिद्धांत रख रहे हैं। देखिए,
जॉन रॉल्स के इस सिद्धांत की आलोचना कई लोगों ने करी है, जिनमें सबसे पहले आते हैं समष्टिवादी मतलब कलेक्टिविस्ट राइटर्स। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कलेक्टिविस्ट राइटर क्या कहते हैं? कलेक्टिविस्ट राइटर ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स जो हैं वो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसी को जायज़ ठहरा रहे हैं अपनी पूरी किताब में, और जो धनी व्यक्ति हैं, है ना, उनको धन को संचय करने का या पैसा कमाने का पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे रहे हैं, और ये मान कर चल रहे हैं कि ऐसा करने से निर्धन लोगों को भी लाभ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? समष्टिवादी आगे कहते हैं कि इससे धनवान वर्ग जो है, धनी वर्ग जो है, वो उसके जो विशेषाधिकार है, जो प्रिविलेजेस का वो फ़ायदा उठाता है, ये प्रिविलेजेस उसको हमेशा मिलते रहेंगे और जिसका वो फ़ायदा उठाता रहेगा। और जब जॉन रॉल्स अवसर की उचित समानता की बात कर रहे हैं और उसे कठोरतापूर्वक लागू करने पर भी जो धनवान व्यक्ति हैं, ठीक है, और निर्धन व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच की खाई जो होगी उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हीनतम लोगों की स्थिति में मामूली से मामूली सुधार दिखाई देने पर यह सिद्धांत सामाजिक आर्थिक विषमताओं की अनुमति दे देता है। अगर मतलब थोड़ा सा भी सिद्धांत किसी हीनतम स्थिति में जो व्यक्ति है, जो गरीब है ना, जिसको समाज में पिछड़ा हुआ माना जाना चाहिए वो है, या जिसको राइट्स पूरे नहीं मिल रहे वगैरह, अगर उनके में थोड़ा सा भी सुधार आ जाए, बहुत मामूली सुधार भी आ जाए, तो समष्टिवादी आरोप लगाते हैं कि ये उन सुधारों को जो भी उन हीनतम व्यक्तियों में आएंगे, है ना, स्वीकार कर लेगा ये सिद्धांत, और जो विषमताएं हैं, जो गहरी विषमताएं हैं, उनको ये सिद्धांत स्वीकार भी कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मान रहा है कि हीनतम स्थिति वाले व्यक्तियों का थोड़ा ही सही लेकिन उनका भला हो रहा है। तो इनडायरेक्टली जॉन रॉल्स जो हैं वो अपने पूरे के पूरे विचार में एक पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थन करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। दूसरे इसमें आलोचना आती है मार्क्सवादी आलोचना। देखिए, मार्क्सवादी राइटर्स जितने भी हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक जो भी फैक्ट्स हैं, उन तथ्य जो हैं, उनकी जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत का निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जब तक हमें सामाजिक जो भी तथ्य हैं कि समाज में आर्थिक और सामाजिक क्या क्या गतिविधियां घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, जब तक इनके बारे में हमारे पास सटीक जानकारी नहीं होगी, तब तक न्याय का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। और रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए मनुष्य को एक काल्पनिक मूल स्थिति में रखा है, जिसको वो ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं, ठीक है, जहां उन्हें सामाजिक आर्थिक तथ्यों की जानकारी ही नहीं है, और वो इस बारे में अज्ञानता के पर्दे के पीछे सारी बातचीत करते हैं, सारे नियम तय करते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये तय करते हैं कि भाई हीनतम व्यक्तियों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। मार्क्सवादी ये कहते हैं यहाँ पर कि नैतिक व्यवस्थाओं को केवल वर्ग संबंध मतलब क्लास रिलेशंस और स्वामित्व की प्रणालियों मतलब ओनरशिप पैटर्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। ये जो कल्पना इन्होंने करी है जॉन रॉल्स अज्ञानता के पर्दे के पीछे की, उस के जरिए नहीं किया जा सकता, और उसके जरिए सामाजिक न्याय की स्थापना भी नहीं करी जा सकती है। ये मार्क्सवादियों का मुख्य तर्क है। देखिए, इसके बाद आते हैं स्वेच्छातंत्रवादी। स्वेच्छातंत्रवादी मतलब लिबर्टेरियन राइटर्स और लिबर्टेरियनिज्म। ये लोग ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने समानता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, और समानता पर बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हीनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करने को विवश क्यों किया जाए? लिबर्टेरियंस ये भी सवाल खड़ा करते हैं। ये एक कदम आगे निकलते हैं जॉन रॉल्स से। उसके बाद ये कहते हैं कि जो उद्यमशील मनुष्य है, जो बिजनेसमैन है, जो मेहनत कर रहा है ना, जो ऐसा मनुष्य है, वो जोखिम उठाकर ही उन्नति कर पाता है। हम सब लोग रिस्क लेते हैं, ये बात कह रहे हैं लिबर्टेरियंस कि भाई इंसान जो भी आगे बढ़ता है वो रिस्क लेकर ही आगे बढ़ता है। और रॉल्स का जो ये एक कल्पना है कि
पर्दे के पीछे जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो जोखिम नहीं उठाएंगे, तो जब जोखिम ही नहीं उठाएंगे ऐसे व्यक्ति, और सभी व्यक्ति बिना जोखिम उठाए ये मान लेंगे कि हीनतम व्यक्तियों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ऐसे लोग समाज की उन्नति नहीं कर सकते और ऐसे लोग सामाजिक न्याय की स्थापना भी नहीं कर सकते, ना उसका कोई सिद्धांत बना सकते हैं। तो स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो व्याख्या है उसको और मजबूती देते हुए दिख रहे हैं, जॉन रॉल्स की आलोचना करते हुए। देखिए इसमें नेक्स्ट आते हैं समुदायवादी क्रिटिक, मतलब कम्युनिटेरियन क्रिटिक या समुदायवादी आलोचना या समुदायवादी आलोचक। समुदायवादी ये कहते हैं कि रॉल्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो गुड लाइफ मतलब उत्तम जीवन की किसी भी संकल्पना को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन मानने का दावा नहीं करता, और एक ऐसी नैतिक तटस्थता कह लीजिए इसको, एथिकल न्यूट्रलिटी की नीति अपनाकर ये सामान्य व्यक्तियों के जो अच्छा होना है, कॉमन गुड जिसको कहते हैं, है ना, तो कॉमन गुड को समर्पित जीवन प्रणाली अपनाने का अवसर ये खो देते हैं। कि मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि जो जॉन रॉल्स का जो फिलॉसफी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो गुड लाइफ मतलब उत्तम जीवन की जो संकल्पना है वो दूसरों से श्रेष्ठ या हीन मानने का दावा नहीं करती है, और एक ऐसी नैतिक तटस्थता मतलब एथिकल न्यूट्रलिटी की नीति अपनाती है जिससे कि जो सामान्य शुभ होना है किसी का, कॉमन गुड जो व्यक्ति चाहता है, उस कॉमन गुड को प्राप्त करने का अवसर भी ये खो देती है। तो कॉमन गुड मतलब जिसमें हम सबका भला हो। तो जॉन रॉल्स के ऊपर ये आरोप लगाते हैं समुदायवादी कि कॉमन गुड को ही ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है ना। कॉमन गुड मतलब सामान्य अच्छाई या सामान्य शुभ किसी व्यक्ति हम सब लोगों का होना, इसको कहते हैं। हाँ, कम्युनिटेरियंस ये भी कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने मनुष्य की कल्पना को एक तरीके से स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमी वाला चीज़, और एक तरीके से ग्रीडीनेस, है ना, और फियर मतलब डर वाला, इस तरीके के व्यक्ति के रूप में जॉन रॉल्स पर्दे के पीछे बैठे हुए व्यक्तियों को इंगित करते हैं। उनकी तरफ उनका इशारा जो है पूरा का पूरा वो यहाँ पर है कि मनुष्य जो है वो एक स्वायत्त प्राणी है और स्वार्थ परायण प्राणी है। लेकिन अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है उसके अंदर जितने भी गुण हैं, उसके पास जो भी संपदाएं हैं, वो सब चीज़ों के लिए समाज का ऋणी होता है, समाज से ही उसे क्योंकि मिलती हैं, और सामाजिक हित की साधना से ही उसका जीवन सार्थक होता है। तो हम सभी व्यक्तियों के, ये कलेक्टिव कम्युनिटेरियन जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सभी के जीवन का जो उद्देश्य है वो सामाजिक हित की भावना को आगे बढ़ाना है एक, और दूसरा जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें समाज से मिला है, और हम लोग इसी नाते समाज के ऋणी भी हो जाते हैं। तो ये जो व्यक्तिवादी होने के आरोप लगता है इनके ऊपर कि ये व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, समुदाय की नहीं, कम्युनिटेरियन इस बात की आलोचना कर रहे हैं। चौथे में आते हैं, पांचवें में आते हैं नारीवादी आलोचना, और मेनली इसमें सूजन बोलर ओकीन इनकी आलोचना कर रही हैं। देखिए ओकीन जो हैं वो मेनली जेंडर आधारित आलोचना कर रही हैं इनकी, जॉन रॉल्स की, और उनका जो आलोचना का जो केंद्र है वो फैमिली है ना, परिवार है, और परिवार में जेंडर रिलेशन किस तरीके से होता है और जॉन रॉल्स उसकी कैसे अवहेलना कर देते हैं, इस आधार पर वो जॉन रॉल्स की आलोचना कर रही हैं। जो ओकीन का सेंट्रल आर्गुमेंट है, केंद्रीय जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो समकालीन समाज है या पहले का भी जो समाज रहा है उसमें मेन और विमेन के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर रहा है, ठीक है, और मेन और विमेन
इस आधार पर पहचाने जाते हैं कि परिवार में या समाज में जो उनके रोल हैं, जो उनके कार्य हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जो भी उनकी पहचान है वो अलग है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर दिए जाते हैं वो अलग हैं, उनकी ड्यूटीज़ या कर्तव्य जो दिए जाते हैं वो भी अलग हैं। तो जेंडर के आधार पर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, ये पूरी तरीके से मेल और फीमेल को अलग अलग कर देता है कार्यों के आधार पर या सामाजिक संरचनाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये आरोप लगाती हैं सूजन मुलर अकीन कि जो ट्रेडिशनल फैमिली है, जो पारंपरिक परिवार हैं, है ना, जिन पारंपरिक परिवारों में जो लेबर है, जो घर के अंदर के जो कार्य होते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बटे हुए होने चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि जो घर के कार्य हैं, है ना, वो वाइफ या डॉटर ये सब लोग देखते हैं और हस्बैंड या फादर बाहर के कार्य देखते हैं। तो ये जो वर्क डिवीज़न है, जॉन रॉल्स इसको अपने एनालिसिस में पूरी तरीके से फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको अवॉइड कर देते हैं। फैमिली के बीच में जो जेंडर रिलेशन है उसको भी अवॉइड कर देते हैं। और जब तक फैमिली के बीच में इस तरीके की चीज़ें वापस नहीं आएंगी तो जस्टिस की स्थापना कैसे होगी, ये आरोप सूजन मुलर अकीन इनके ऊपर लगा रही हैं, जॉन रॉल्स के ऊपर। जॉन रॉल्स सूजन मुलर अकीन ये भी कह रही हैं कि जेंडर और फैमिली, है ना, ये पूरी तरीके से थ्योरी ऑफ जस्टिस जो दी है जॉन रॉल्स ने, उसमें वो इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नारी विरोधी सिद्धांत के रूप में भी इनको पेश करने की कोशिश कर रही हैं। जो मुख्य इनके क्रिटिसिज्म है सूजन मुलर अकीन का, वो ये है कि जॉन रॉल्स जो हैं वो कुछ चीज़ें नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में। सबसे पहला ये कि जो परिवार में असमानता है अवसरों की, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन फैमिली, इसकी बात जॉन रॉल्स नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो थ्रेट एक इन्फीरियर जेंडर मतलब फीमेल कह सकते हैं उसके सामने आता है परिवार की तरफ से, है ना, उसको भी या समाज की तरफ से, ये स्कूल ऑफ जस्टिस, है ना, न्याय की जो पूरी का पूरा स्कूल है, इसके ज़रिए जो आता है, जॉन रॉल्स इसकी भी अवहेलना कर देते हैं। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हुए हैं उनमें सब पुरुष हैं और वही लोग तय कर रहे हैं कि न्याय कैसे होगा। तो जब फैमिली में पुरुषवाद इतना हावी है और पर्दे के पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, तो अकीन ये आरोप लगाती हैं कि ऐसी स्थिति में जो भी ये पुरुषवादी या पुरुष मानसिकता से ग्रसित लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे ही न्याय की स्थापना करेंगे जिससे जो पारिवारिक संरचनाएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। परिवार में जो फीमेल का जो एक रोल है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा और ऐसी स्थिति में महिलाएं न्याय व्यवस्था लागू होने के बाद भी हीनतम स्थिति में हमेशा रहेंगी। तो उनके लिए जॉन रॉल्स के पास क्या उपाय है, ये सवाल वो जॉन रॉल्स के ऊपर खड़ा करती हैं। और सबसे जो तीखी आलोचना है जॉन रॉल्स की वो सूजन मुलर अकीन ही अपनी इस किताब में देती हैं। तो ये हमारा जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, जिसमें उनका पूरा सिद्धांत और उनकी आलोचना ये शामिल हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर सुनेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे सभी लोग और पास होंगे आप सभी लोग, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।